जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं पीवाईक्यू की इस सीरीज के अगले वीडियो में। हम यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स की जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर। अब हम जियोग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये तीसरा वीडियो है। आज हम कृषि पे आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 से 2024 तक के, वह सारे 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार विजिट करिए। बहुत कुछ आपको आपके काम का मिल जाएगा, जिन लेक्चर्स का लाभ आप उठा सकते हैं और अपने तैयारी में थोड़ा सा हमारा भी योगदान ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। 2023 में आया हुआ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। तो चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। नंबर 3, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो हमें पता है तीसरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता बहुत कम है चीन के अपेक्षा, या अन्य कई देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ कम है। ठीक, तो पहला तो नहीं होगा। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये हो सकता है। और चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, यह भी हो सकता है। तो आंसर केवल 1 होगा, यानी सिंचित जो भूमि है वह हमारे यहाँ अधिक है, ये गलत है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, नहीं। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, यस। क्यों? क्योंकि हमने इन्हीं लेक्चर्स में या एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रही है उसमें बताया था कि जो चीन है उसमें आप देखेंगे इधर वाला पूरा पार्ट क्या है, इधर का उर्वर भूमि नहीं है, इधर ही ज़्यादातर उनकी एग्रीकल्चर सरवाइव करती है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का अपनी मैपिंग में देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे यहाँ पठार पर्वत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जिससे कि पीवाईक्यू फिर से बने तो हमारा गलत ना हो। कृषि योग्य भूमि वह भूमि है जिसका उपयोग फसलों को उगाने हेतु किया जाता है। कृषि योग्य भूमि देश की कृषि क्षमता एवं खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण संकेतक है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार भारत के पास 156.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 47%। ये फैक्ट आप याद कर लें, क्योंकि ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के पास 119 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो उसके कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12% है। भारत के पास चीन की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि इसमें मैदानी एवं नदी घाटियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो खेती हेतु उपयुक्त है। चीन में अधिक पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्र है, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने बताया इधर वाला जो एरिया है ये रेगिस्तानी और पहाड़ी है, तो इधर भूमि कृषि योग्य सही नहीं है। अपने यहाँ थोड़ा सा ही एरिया ऐसा है जो कृषि योग्य नहीं है, बाकी सभी जगह पर हम कृषि अच्छे से कर लेते हैं। चीन ने जल की कमी से निपटने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सिंचाई के बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी जैसे बांध, नहर, पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम में अधिक निवेश किया है। वहीं भारत की सिंचाई के लिए वर्षा और भूजल पर बड़ी निर्भरता है, जो परिवर्तनशीलता एवं कमी से प्रभावित है। कृषि में उत्पादकता को भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र की उपज से मापा जा सकता है, जो कि प्रति हेक्टेयर या एकड़ में उत्पादित फसल की मात्रा है। मेन क्या है, भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चावल हेतु 2.4 टन और गेहूं के लिए 3 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि चीन में चावल के लिए 6.7, लगभग इतना गुना आप देख सकते हैं, 2 गुने से भी ज़्यादा, और गेहूं के लिए 5 टन, गेहूं में 2 गुने से कम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगली बार बन सकता है। क्या स्टेटमेंट बन सकता है? चावल की अगर हम बात करें तो चाइना हमसे लगभग 2 गुने से ज़्यादा है, और गेहूं की बात करें तो चाइना हमसे 2 गुने से कम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर लिखा है चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं।
आमतौर पर कितने हैं जो चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार। तो हमें आप अगर निकालना चाहेंगे तो आपको पता है त्रिपुरा जो है वह तो सही होगा। हिमाचल प्रदेश में क्या होती है चाय? हाँ, थोड़ी बहुत पर्वतीय इलाका है तो वहाँ हो सकती है। आंध्र प्रदेश में क्या पर्वतीय इलाका है? आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहिए। केरल में क्या चाय उत्पादक हो सकता है? केरल में भी थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, वहाँ हो सकता है। तो इसका डी आंसर सही है, सभी चारों राज्य। सॉरी, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है क्या? अच्छा, इसको नोट पढ़ लेते हैं। ज्ञात स्रोतों के अनुसार आंध्र प्रदेश आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में नहीं जाना जाता, परंतु संघ लोक सेवा आयोग ने अपने आंसर की में आंध्र प्रदेश को भी चाय उत्पादक राज्य के रूप में शामिल किया है, इसीलिए ये भी आयोग की वजह से सही है। लेकिन आंध्र प्रदेश जनरली हम लोग चाय के रूप में नहीं जानते। तो ऐसे क्वेश्चन में अब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है ना। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं। इस बार यूपीएससी का जो कुछ वर्षों से देख रहे हैं आप, 3 क्वेश्चन 2024 के हटा दिए उसने, कहा गलत है। खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही गलत कर दो, ये बढ़िया है। मतलब यूपीएससी से 100 क्वेश्चन तक नहीं बनाए जा रहे। खैर, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के अनुसार सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश है। और वो भी किसकी है? भारतीय चाय बोर्ड, यानी सरकार की ही जो बोर्ड है वही रिपोर्ट निकाल रही है, और वो उसमें आंध्र प्रदेश का नाम नहीं दे रही, और यूपीएससी आंध्र प्रदेश को बता रही है कि वहाँ भी चाय होती है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, आगे चलते हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, मेथेन का कम उत्पादन होता है, बिजली की कम खपत होती है। तो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि सही होगा? सही बताना है। केवल एक, दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो, तीन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सभी के साथ जाना चाहिए, और डी सही है। अगर नहीं भी पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन में जो भी थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो आप सभी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, मुख्य परिणाम बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन और बिजली की कम खपत है। चलिए आगे चलते हैं। स्थायी कृषि, परमाकल्चर, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो जो स्थायी कृषि है वह पारंपरिक रासायनिक कृषि से कैसे भिन्न है? स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। नंबर 2 कह रहा है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो आप देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगता है कैसे हो पाएगा? चलिए तीसरा पढ़ते हैं। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा, मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। कौन सा सही है ये आपको बताना। 1, 3, 1, 2, 4, 4। पहले तो आप इन दो को देख लीजिए। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और फिर इन दो को पढ़ सकते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, और पॉज करके आराम से आंसर दे दिया कीजिए। ठीक है, इसका 1, 2, 4 सही है, यानी तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। तीसरा गलत क्यों है? पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन अगली बार भी बन सकता है। स्थायी कृषि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर संबंधों और स्थिरता को प्रतिबिंबित करती है। परमाकल्चर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने का एक प्रयास है। तो मेन बात क्या है? परमाकल्चर भूमि का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उत्पादक तरीके से भूमि का उपयोग जारी रख सकें।
पर्माकल्चर एक धान्य कृषि को हतोत्साहित करता है और खाद्यान्न, फलों, सब्जियों की एक विस्तृत श्रृंखला को उगाने और इस तरह टोकरी का विस्तार करने की संभावना का मार्ग प्रशस्त करता है। सिंपल सी बात है, कहता है एक से ज़्यादा फसलें लगाओ। ये नहीं कि गन्ना लगाया फिर गन्ना फिर गन्ना फिर गन्ना फिर गन्ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होता है। कई खेतों में आप देखेंगे गन्ना ही लग रहा है। ठीक है, तो एक धान्य कृषि को हतोत्साहित करता है कि यार सब कुछ लगाओ। दालों की कमी है तो दाल लगाइए, तेल महंगा हो जाता है, इसका मतलब आप थोड़ा सा तिलहन फसलें भी लगाइए। पर्माकल्चर विधियों के अनुप्रयोग और पर्माकल्चर तकनीकों जैसे कि प्राकृतिक मल्चिंग हो गया, वर्षा जल का संचयन करिए, मिट्टी के गुणों में सुधार करिए, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने और मिट्टी की लवणता को कम करने में एक स्पष्ट भूमिका है। पिछले भी वीडियो में बताए थे, मिट्टी की लवणता अगर ज़्यादा है या कम है या क्षारीय है या अम्लीय है, इन सब में समस्याएं होती हैं। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब सबसे बढ़िया फसल होती है। मल्चिंग फसल की उपज में सुधार करने और पानी के उपयोग को अनुकूलित करने में मदद कर सकती है। मल्चिंग आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में दिया ही हो। पर्माकल्चर का एक अनिवार्य घटक है। जल संरक्षण और क्षेत्र विशिष्ट फसलों पर केंद्रित होने का कारण शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जलदक्ष फसल है पूछा है ना। हाँ है, नहीं है या है, ऐसे ही भी क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जलदक्ष कौन सी है, तो इसमें से ए, गन्ना जो है वह लीस्ट वाटर एफिशिएंट है। गन्ना में बहुत पानी लगता है। धान के बाद दूसरे नंबर पे गन्ना ही आता है यूपी के क्षेत्र में, जो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। गन्ना एक नकदी फसल है जिसके उत्पादन के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 1 किलोग्राम गन्ने के उत्पादन में करीब 210 लीटर पानी खर्च होता है। 1 किलो गन्ने में, गन्ने को किलो में नापते ही नहीं, गन्ने को तो कुंटल में नापते हैं, तो सोचो कितना पानी लगता होगा। वही सूरजमुखी के प्रति किलोग्राम उत्पादन में 7 to 9 लीटर पानी ही लगता है। बाजरे की बुआई में भी कम ही पानी लगता है। ठीक है, तो इसमें गन्ना था। ये इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, मतलब जो भी लोग होंगे उन्हें अधिकतर पता रहता है कि धान के बाद गन्ना जो है यूपी में वो सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेंगे विचार। मोरिंगा, जिसे सहजन वृक्ष कहते हैं, फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। नंबर 2, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। मैंने कल भी बताया था, स्थानिक जहां पर भी आए आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्थानिक पे क्वेश्चन कई आते हैं। नंबर 3 कह रहा है, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। कौन सा सही है? तो ऐसे क्वेश्चन देख कर आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन होंगे कैसे भाई, कैसे होंगे ये क्वेश्चन। हो सकता है करंट में कहीं ऐसा टॉपिक रहा हो तो करंट टू स्टैटिक उसने पूछ दिया। ठीक है, हो सकता है करंट में ही हो तो करंट से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया हो। तो आपको ये दिमाग लगाते रहना पीवाईक्यू से कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। पीछे गन्ना पूछ लिया, यहाँ मोरिंगा और इमली पूछ लिया, ऊपर आपने देखा अभी चाय के बारे में पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे कृषि की धान गहनता प्रणाली, धान के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर होगा बी, यानी 3, 4, 5। 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है, 1 और 2 गलत है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है, तो कहाँ का है अभी देखेंगे। मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष नहीं है, क्यों अभी देखेंगे। मोरिंगा या सहजन वृक्ष एक फलीदार पर्णपाती वृक्ष है, न कि सदाबहार। तो क्या क्वेश्चन इसने फंसाया, सदापर्णी की जगह पर्णपाती। यह वृक्ष उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में व्यापक रूप से खेती की जाने वाली फसलों में से एक है। तो ये भी अगली बार ध्यान रखिएगा, दोनों जगह पाया जाता है, उपोष्ण और उष्ण दोनों जगह, और पर्णपाती वृक्ष है। मोरिंगा के बीज का तेल एक उच्च ऑक्सीकरणीय स्थिरता प्रदर्शित करता है। इसकी तापीय स्थिरता अन्य तेल फसलों जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन आदि से अधिक होती है।
मोरिंगा जैव ईंधन को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है, परिवहन के लिए सुरक्षित है। कल हमने देखा था एक पर्णपाती वृक्ष का और भी क्वेश्चन था कि उसमें कटहल की बात की गई थी, कटहल पर्णपाती है कि नहीं, सदाबहार है कि नहीं, तो पर्णपाती वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा इमली अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का स्थानिक वृक्ष है। तो इमली कहाँ का है? अफ्रीका का स्थानिक है, ना कि एशिया का। इस खट्टे मीठे फल का उपयोग बड़े पैमाने पर खाद्य व पेय पदार्थों के लिए किया जाता है, लघु वनोपज के रूप में संग्रहित है। आपको ये लाइन याद रखनी है कि कहाँ का स्थानिक है? अफ्रीका का। इमली के बीज के तेल का उपयोग भी जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। भारत से लगभग 60 देशों में इमली का निर्यात किया जाता है। 60 देशों से। दुनिया की लगभग 80% मोरिंगा मांग का आपूर्ति भारत करता है। सोचो आप, दुनिया की लगभग 80% मोरिंगा मांग की आपूर्ति भारत करता है और 60 देशों से इमली का निर्यात होता है। इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है और आपको शायद पता भी ना हो। ठीक है, हमें ही नहीं पता है, आपको क्या पता होगा। 80% मोरिंगा की मांग की आपूर्ति भारत करता है और 60 देशों में इमली का निर्यात भारत करता है। एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है, आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है कि क्या संभव है और क्या नहीं। 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4, यानी अगर आप एक भी स्टेटमेंट इसमें से गलत कर पाए तो आप सही की तरफ जा सकते हैं। इसका आंसर सी होगा। सी का मतलब दूसरा गलत है। अगर हम दूसरा गलत कर देते तो ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, ये भी गलत होता। तो कई बार सही क्या है ये हमें ज़रूरी नहीं है, गलत क्या है ये अगर आपने देख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा फर्टिगेशन में, इसका कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब सही है। बाकी फर्टिगेशन मेंस में भी है, आपको पता होना चाहिए। फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उर्वरक को ड्रिप और स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ ही विस्तारित किया जाता है। मतलब पानी के साथ ही हम क्या कर देते हैं, उर्वरक को डाल देते हैं। जैसे मैंने एक जगह देखा था, वहाँ ये मान लो ट्यूबवेल की नाली है, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा है, पानी जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ पर वो खेत में पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ पर खेत में पहुँच रहा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बैठता था और वो यहाँ पर उर्वरक डालता रहता था। तो ये पानी उर्वरक के साथ पूरे सब में पहुँच जाता था। जहाँ जहाँ पानी पहुँचता था वहाँ वहाँ यहीं का उर्वरक पहुँच जाता था। वो यहीं बैठ कर उर्वरक यहीं डालता था, पूरे खेत में डालता नहीं था। तो वो पूरे खेत में घूमना भी नहीं होता था, आराम से एक जगह बैठे बैठे वो पूरी उर्वरक को धीरे धीरे डालता रहता था, वो पूरे खेत में पहुँच जाता था। वही यहाँ कह रहा, उर्वरक को ड्रिप या स्प्रे सिंचाई प्रणाली में जल के साथ ही विस्तारित कर दो। फर्टिगेशन में विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं। ये लाभ आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, याद रखिए। क्या लाभ हैं? उर्वरक उपयोग की दक्षता में सुधार होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, वृद्धि और उपज को प्रभावित किए बिना 20 से 40% उर्वरक बचाना। इसके अतिरिक्त इससे सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण भी संभव है। तो ये इतने स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं जब वहाँ कुछ प्लस में आपको लिखने को आए। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, पोषक तत्वों के निच्चालन को कम करना। ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से नाइट्रोजन का सबसे अधिक उपयोग पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। फर्टिगेशन में मुख्य रूप से क्या क्या, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरक का उपयोग होता है। तो यह भी महत्वपूर्ण। कृषि में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषि में शून्य जुताई का लाभ क्या है? यहाँ भी देखो लाभ पूछा, ऊपर भी इसने क्या पूछा था, फर्टिगेशन के क्या लाभ है, 2020 में पूछा, यह भी 2020 का ही क्वेश्चन है। जीरो टिलेज के क्या लाभ है? आप देख रहे हो, जो भी चर्चा में है उसका लाभ पूछ लिया। दोनों क्वेश्चन एक जैसे पूछे कि इसका भी लाभ बता दो, उसका भी लाभ ही बता दो तुम। तो आप पीवाईक्यू के थीम पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम सही कर रहे हैं गलत, ये देखना है कि इससे मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। ओके। कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। इस शून्य जुताई का मतलब ये है कि पिछली फसल जो थी खड़ी धान की, मान लो उसको जलाए बिना गेहूं बुआई कर दो।
या दूसरा कह रहा है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजे को नम्रता में सीधे रोपण कर दो। यानी ये पाषाण काल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पहले बीज डाले जाते थे और फिर धीरे धीरे रोपण शुरू हुआ। एनसीईआरटी की सीरीज में हमने देखा था। फिर कह रहा है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो क्या शून्य जुताई से ये सब हो रहे हैं, केवल एक हो रहा है, केवल दो हो रहे हैं, केवल तीन हो रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या सही है? तो हमें लगता है तीनों सही है। फिर मैंने वही बताया जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है और तीनों फायदा ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब शून्य जुताई से सब में फायदेमंद चीज़ें हैं। ऐसे साइंस के कई क्वेश्चन बिना पढ़े भी सॉल्व हो जाते हैं। इस बार मैं इतनी बार एग्जाम दे चुका हूँ, मैं साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ इधर उधर से, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ लिया और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो हो जाते हैं जितने चाहिए होते हैं साइंस में उतने हो जाते हैं। कई बार आप अप्रोच ध्यान रखिए, पीवाईक्यू पढ़ते हुए अप्रोच क्या रखनी है, मैं एनसीईआरटी या जो भी स्टैंडर्ड बुक है उनको पढ़ते समय। ठीक है। शून्य जुताई एक न्यूनतम जुताई प्रथा है जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों को जलाए या नष्ट किए बिना ड्रिलर्स के माध्यम से बोया जाता है। चूँकि जुताई मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को बाधित करती है और कुछ कार्बन को मृदा से अलग कर इधर उधर बिखेर देती है, मगर शून्य जुताई के द्वारा ड्रिलर्स के माध्यम से बीजों को बोया जाता है जिसके कारण कार्बन बिखराव अधिक नहीं हो पाता। यानी जब हम जोत ही नहीं रहे हैं तो मिट्टी ऊपर से नीचे नहीं होगी, ऊपर से नीचे नहीं होगी तो कुछ इधर उधर डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। कार्बन का पृथक्करण संभव होता है, इसके माध्यम से मृदा में नमी बनी रहती है। क्योंकि जब हम मिट्टी को ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे आप छत पे कपड़े सुखाते होंगे तो एक बार डाल आते होंगे, फिर थोड़ी देर बाद जाते होंगे कपड़े को पलट देते होंगे जिससे कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है, यानी पानी कपड़े से जल्दी गायब हो जाता है। ऐसे ही जब ये ज़मीन है इसको हम जुताई नहीं करते हैं तो इसके नीचे जो पानी होता है पड़ा रहता है, लेकिन अगर हम जुताई कर देते हैं, पलट देते हैं मिट्टी को, तो वो मिट्टी से पानी जल्दी ही अवशोषित हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हमें पानी की और ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, आप कपड़े वाले एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब उसने दालों के बारे में पूछा। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नंबर 2, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। कौन सा सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3। तो ये हम जान सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया होगा। ये आया होगा थोड़ा बहुत बजट से, हो सकता है थोड़ा बहुत इंडिया जो बुक आती है उससे भी आया हो। ठीक है, यानी करंट अफेयर्स टू स्टैटिक दोनों को मिलाकर पूछ दिया है। इसका आंसर होगा ए। क्यों होगा अब ये देख लेते हैं। देखो ए केवल एक सही है, दूसरा गलत क्यों है? देखो क्या लिखा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। मतलब मूंग इतनी ज़्यादा उत्पादित होती है। आप खुद बताओ कमेंट में कि भाई आपने लास्ट टाइम मूंग की दाल कब खाई थी। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, इसका मतलब मूंग बहुत होनी चाहिए तो हमें बहुत खानी चाहिए। हम तो मूंग कभी कभार बीमार हो गए तो मूंग की दाल बन जाती है, मूंग की खिचड़ी। तो जब हम खा नहीं रहे मूंग की दाल, हमें इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही मूंग की दाल, तो आधा भाग केवल मूंग दाल उत्पादित करता होगा, तो थोड़ा सा गलत हो गया। फिर क्या लिखा है, पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। हम देख रहे हैं दाल दिनों दिन महंगी होती जा रही है, हमें पता है दाल की कीमत बढ़ती है, तो किसानों को भी ये पता होगा कि भाई दाल की कीमत बढ़ रही है। इसका मतलब जो किसान है वो दाल को और ज़्यादा बुआई करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि दाल में ज़्यादा प्रॉफिट है, दाल महंगी बिकती है, तो कैसे दाल घट सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है। व्याख्या देख लेते हैं जिससे अगली बार क्वेश्चन बने तो सही हो। दालें भारत के शाकाहारी लोगों के भोजन का आवश्यक हिस्सा है। दालें अधिकांशतः जड़दार फसलें होने के साथ प्रोटीन में समृद्ध हैं। दालों में चना हो गया, अरहर हो गया जिसे तुअर भी बोलते हैं, उड़द, मटर, मूंग, मसूर, ये सब दालें हैं। पिछले कुछ वर्षों से उड़द देश की मुख्य दलहनी फसल बन गई है। कौन सी? उड़द, ना कि मूंग।
इसकी खेती खरीफ एवं रबी फसलों के साथ की जाती है, दोनों में की जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। 2018-19 में खरीफ एवं रबी के समय उड़द की कुल उत्पादन 3.06 मिलियन टन रहा। कुल दाल उत्पादन में लगभग 22.08 मिलियन टन रहा। चना की दाल का उत्पादन 9.94 मिलियन टन रहा। ये आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आएगा जब इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह, उस समय आप फरवरी में एग्जाम से पहले याद करके जाइएगा। 2018-19 से पूर्व के पिछले दशकों में कुल दलहन उत्पादन में खरीफ की अपेक्षा रबी का उत्पादन अधिक हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ये कहानी बना के पूछा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। यह फसल है एक जो उपोष्ण प्रकृति की है, तो उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, यानी पाला नहीं चाहिए उसे। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब जो भी एनसीईआरटी सीरीज देखे होंगे वो कहेंगे सर सीधे सीधे ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट मारा है और हमने आज ही पढ़ाया है। आप जाकर, आज नहीं कल वीडियो जो जियोग्राफी का पढ़ा है क्लास 8th चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एक ही में है, 1.5 घंटे की वीडियो है, बढ़िया से आप देखिए, वहीं से ये कॉपी पेस्ट सीधे हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो इतना ही पढ़ के हम दे देंगे आंसर, कपास, जो कि काली मृदा में मिलता है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोल दिया उसने, 210 पाला रहित दिवस, और जैसे इसने ये बोला वैसे मुझे अपना कल ही बनाया गया वीडियो जो कि क्लास 8th चैप्टर 4 कृषि नाम से है, जियोग्राफी का, वहाँ पे सीधे सीधे कॉपी पेस्ट हुआ है। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी तो थोड़ा जाइए, बहुत सी एनसीईआरटी कवर हो गई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, कोई टेंशन ही नहीं। कपास को भारत का देशज पौधा माना जाता है, तो स्थानिक भी याद रखो। कपास कहाँ से आया था, तो आपके कहीं से नहीं आया था, हमारा खुद का है। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के समय में भी कपास की कृषि का प्रचलन सिद्ध हुआ। तो आप ये भी हमने पढ़ाया है, हड़प्पा संस्कृति। तो आप ये बता दो किस जगह से इसके प्रमाण मिले हैं, क्या हड़प्पा से मिले हैं, या मोहनजोदड़ो से मिले हैं, या चन्हूदड़ो से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, राखी बंगन से मिले हैं, कालीबंगा, राखी गढ़ी और धोलावीरा से मिले हैं, या मांडा से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, ये हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो कपास हड़प्पा संस्कृति में भी था, कहाँ से साक्ष्य मिले हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जान जाऊंगा कि आप सही तैयारी कर रहे हैं। कपास उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कपास के लिए औसत तापमान 20 से 30 डिग्री चाहिए, प्रचुर मात्रा में धूप हो, आर्द्र मौसम 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो। पाला कपास की कृषि के लिए हानिकारक होता है। कपास उत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन से पहले प्रायद्वीपीय प्रदेश में सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, जनवरी से मई में काट ली जाती है। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी में पढ़ ही लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो गन्ने पे पूछ दिया, गन्ने पे पूछा, कपास पे पूछा, दालों पे पूछा, ऊपर इमली पे पूछा, मोगरे पे पूछा, मोगरा नहीं कौन सा था, ठीक है मोरिंगा, सहजन वृक्ष, मोरिंगा पे पूछा। देखो वृक्षों पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ रहे हो कृषि में क्या पूछ रहा है, वृक्षों पे, क्रॉप पे, फसलों पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप थीम आइडेंटिफाई करो। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर देते हैं विचार। जब बर्ड चिप सैटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो पहले तो लोग सोचेंगे ये बर्ड चिप सैटलिंग्स है क्या, कभी पढ़ेंगे क्या है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। सही बताना है, 1 2 2 3 3 4। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मैं पता है आपके पल्ले तो पढ़ा होगा लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा
टफ है। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। इससे बढ़िया है हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और जो हमें काम की चीज़ें वह फ्यूचर के लिए याद कर लेते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन कई लोग छोड़ के आते हैं और स्किप कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई है। आपको स्थानिक याद हो गया, हमारे यहाँ का गन्ना नहीं है। जब भी आप चाय पिए तो न्यू गिनी को याद करें। कैसे याद करेंगे? जब हम चाय पीते हैं तो कितने कप पीते हैं ये गिनते ही नहीं गिनी, हमने गिनी ही नहीं कितनी कप चाय पी। हमने पूछा आपने चाय पी आज कितने कप पी? आपने कहा नहीं गिनी, हमने गिनी ही नहीं गिनी चाय कितनी पी, नहीं गिनी। आपको याद हो गया होगा, आप जीवन में नहीं भूलेंगे गन्ना कहाँ से आया। चाय कितने कप पी हमने नहीं गिनी। अगली बार स्टेटमेंट आ गया तुरंत आपको याद आएगा कि हाँ उस क्लास में मैंने देखा था कि गन्ने की उत्पत्ति मुख्यतः न्यू गिनी में हुई थी। मानव प्रवास के द्वारा एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप में गन्ने की कृषि आई। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है। भारत में गन्ने का उत्पादन को बढ़ाने के लिए बर्ड चिप सैंपलिंग्स पद्धति का प्रचलन शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत बर्ड चिप को सहायता से नर्सरी बनाई जाती है, फिर पौधे को मुख्य खेत में लगा दिया जाता है। यानी इसको जैसे धान में क्या होता है ना, आप इस समय धान देखते होंगे, धान को एक छोटे से एरिया में बीज डाल के उगा लिया जाता है, फिर उसको बड़े से एरिया में लगा दिया जाता है। वही इसमें किया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है और फिर बड़े से खेत में लगा दिया जाता है। उसने बोला ना नर्सरी में बनाई जाती है। इस पद्धति में 40 से 50% तक, कुछ स्रोतों में 80% तक बीज की बचत हो जाती है। गन्ना उत्पादन के लिए इसके अतिरिक्त गड्ढा विधि, ट्रेंच विधि, मेड़ एवं नाली विधि, ऊतक संवर्धन विधि का भी प्रयोग होता है। ये तो हमने गड्ढा विधि, ट्रेंच विधि, ये सब तो हमारे खेत में भी हुआ है। गन्ने की फसल को उगाने हेतु पूरा तना ना बोकर इसके 2 या 3 आंख के टुकड़े काटकर उपयोग में लाए जाने चाहिए। हालांकि 2 आंख वाला टुकड़ा सर्वोत्तम होता है, वहीं मौसम खराब होने पर एक कली का सेट्स या बड़े सेट सभी पर हानिकारक प्रभाव होता है। तो जो खेत के लोग हैं उन्हें पता है, गन्ना जब बुआई होती है तो बढ़िया से खेत में ही खाना पीना खाया जाता है, आलू पूड़ी सब्जी, और बढ़िया से मस्त दिन होता है वह। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? कौन सी पद्धतियां हैं जिसको पारितंत्र अनुकूली यानी इन्वायरमेंट से बढ़िया आरामदायक है, इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाती, ये हम कह सकते हैं। तो फसल विविध रूपण, यस सही है। सिम्ब आदिक लिग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंशियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। तो फसल विविध रूपण तो सही है, तो एक सही है, तो ये दोनों तो गलत हो जाने चाहिए। अब 1 2 3 है या 1 2 3 4 है, तो इससे आपको ये पता चल गया तो ये दोनों तो हैं। ऊर्ध्वाधर कृषि क्या होती है, वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, तो वर्टिकल फार्मिंग भी इसका आंसर होना चाहिए। 1 2 3 4। फिर से आपने ऊपर देखा होगा कि ऊपर भी सभी थे, यहाँ भी सभी हैं, 1 2 क्वेश्चन में और सभी थे। क्या कृषि वाले भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है क्या, जिसमें सारे सही हो जाते हैं ऑप्शन? हाँ, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ सारे ऑप्शन बढ़िया से दिए होते हैं और सारे ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। फसल विविध रूपण का आशय विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ कृषि संबद्ध उच्च मूल्यों के उत्पादन से भी है। सिम्ब आदि की कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने है तो न्यूनतम उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादित की जाती है। ऐसी फसल तो कम उर्वरक लें। टेंशियोमीटर कृषि में प्रयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसमें मिट्टी में नमी की मात्रा का पता लगाया जाता है। टेंशियोमीटर क्या है, मिट्टी में नमी कितनी है, ये मिट्टी है इसमें नमी कितनी है ये पता लगाने के लिए टेंशियोमीटर है। जैसे हम पता लगा लेंगे और फिर हम अपने हिसाब से पानी उसको देंगे। ऐसे क्या होता है, हमने देखा थोड़ी भी सूख रही हम पानी भर दिए, फिर थोड़ी देर में पानी भर दिए, इससे पानी खराब ज़्यादा होता है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर कृषि की वैसी पद्धति जिसमें फसलों को एक कृत्रिम वातावरण में एक निश्चित ताप प्रकाश के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस पद्धति में कम जगह में फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। चारों विकल्प सही हैं, लेकिन फिर वही यूपीएससी ने जो कहा वह ये कहा कि उत्तर कुंजी में हम ए विकल्प सही मानेंगे, यानी चौथा वाला हम सही नहीं मानेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर कृषि को हम सही नहीं मानते। तो जब यूपीएससी ने कह दिया हम नहीं मानते तो भाई नहीं मानते। तो यूपीएससी के अनुसार इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। वैसे आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर डी होना चाहिए। तो बाकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी।
अब आप यूपीएससी ने ये माना था, आप ये समझ के जा सकते हैं कि भाई फिल्म्स में 2-4 क्वेश्चन आप इस तरीके से ज़रूर सॉल्व करिएगा कि उसके आंसर आपके आंसर से भिन्न भी हो सकते हैं, और या यूपीएससी उसके आंसर को, क्वेश्चन को, सबको हटा सकती है कि भाई अब की बार 100 क्वेश्चन नहीं थे, 97 ही थे, इस पे ही चेक होगी कॉपियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये तो बाद की बात है, पहले तो ये देखो ये हम किस वर्ष का पेपर सॉल्व करते हैं। हम कर रहे हैं 2020 का। क्या दिखाना चाह रहे हैं? 2020 में कृषि के पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 7 क्वेश्चन आए हैं 2020 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में कृषि से। और ये कृषि कौन सा है? जो जियोग्राफी में है। ये कृषि के कुछ क्वेश्चन हो सकता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी हों, ये जियोग्राफी के ही सेक्शन के हैं। तो कृषि कई बार कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ देखो क्या लिखा है, ऊर्ध्वाधर खेती। एक इस क्वेश्चन में भी ऊर्ध्वाधर खेती की बात हुई है, इस क्वेश्चन में भी ऊर्ध्वाधर कृषि की बात हुई थी। यानी एक ही टाइप का स्टेटमेंट 2 जगह यूज कर रहा है वो। ठीक है, तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। नंबर 3, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। कौन सा सही है? स्टेटमेंट आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे, यार क्या पढ़ रहे हैं, बहुत टफ है, बहुत टफ है। और जब स्टेटमेंट टफ होता है, अभी मैंने बोला क्या होगा कहानी, आल, सभी, 1 2 3, इसमें भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, सभी स्टेटमेंट सही है। ऐसे आपने पिछले वाले में भी देखा था एक जगह, सभी वहाँ भी सही हो रहे थे। ठीक है, यहाँ भी सभी सही हो रहे थे दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आपको बहुत टफ लगेगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, वहाँ कई जगह ऑल क्वेश्चन में ऑप्शन टिक कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब कन्फ्यूजन हो, जब कतई ब्लैंक हो जाओ, तब मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप जाकर तुक्का मारने लगोगे सभी सभी सभी, ऐसा नहीं होता है। आप ये सब पढ़े होंगे तभी आप उसमें तुक्का भी मार पाएंगे। जो लोग बिना तुक्का ट्रिक बताते हैं वो सब गलत है, आप उसके चक्कर में मत पढ़ना। आप अगर सिलेबस पे कमांड है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो बिना पढ़े भी 8-10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना आवश्यक है, केवल तुक्का मार के काम नहीं चलता, वो तुक्का नहीं होता है। तो आपने इतना नॉलेज गेन कर लिया है, उसके हिसाब से आप सही गलत कर रहे हैं, ना कि तुक्का। ठीक है, बायोचार के बारे में पढ़ लेते हैं, अगली बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोचार को कार्बन समृद्ध सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कार्बन समृद्ध है इसमें, जो पायरोलिसिस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। यह ऊर्ध्वाधर खेती में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक है। इसका प्रमुख उदाहरण केरल के जॉन एंटनी द्वारा ऊर्ध्वाधर खेती के साथ अनेक सब्जियों का उत्पादन है। मिट्टी में अम्लता की कमी होती है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण प्रक्रिया बीमारियों से बचाता है, जीवों के विकास को बढ़ावा देता है, जलधारण क्षमता को बढ़िया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने लिमिट लगा दी 5 वर्षों की, खरीफ की बात कर रहा है। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, तो ये तो आप सिंपल बिना पढ़े भी अभी बता सकते हो कि हाँ हो सकता है धान की खेती का अधिकतम। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। क्या ऐसा है? कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। क्या ऐसा है? गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, पिछले 5 वर्षों की बात हो रही है। कौन सा सही है? 1 3 2 3 4 2 4 और 1 2 3, तो इसमें ए ऑप्शन सही हुआ, 1 और 3। क्यों आप खुद सोचो, पूरा तिलहन उसने दे दिया, केवल ज्वार इधर थी।
ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। आप बताओ, तिलहन हर घर में होता है, तेल तेल तो हर घर में ही होता है ना, कहीं सरसों का, कहीं सूरजमुखी का, कहीं मूंगफली का, लेकिन तिलहन के बिना खाना अधूरा है। लेकिन क्या ज्वार हर घर में आपको मिलेगा? जैसे पिछली बार मैंने मूंग वाला बताया था क्वेश्चन का आंसर, कि मूंग आपने कब खाई थी, आप बताओ। आप वहां लिखा है आधे से ज्यादा मूंग, तो कैसे सही हो सकता है? तो ये कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं कि ज्वार जो है वह हम आपने ज्वार कब खाई थी बताओ? अगर ज्वार आपने खाई नहीं, इतने वर्षों पहले खाई थी, कुछ लोगों ने तो खाई नहीं होगी, तो उसका खेती तिलहन से ज्यादा कैसे हो सकता है, जबकि तिलहन के बिना जीवन अधूरा है। समझ गए आप? इसको कटिए। अब आओ गन्ने की खेती में। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है कि घटा है, कैसे घट सकता है? गन्ने की खेती में आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप सीधा निकल जाओ, गन्ना ही गन्ना। गन्ने का पेमेंट नहीं दे रही है मिल, इतना गन्ना है। चीनी हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब्सिडी की वजह से हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते उतने अच्छे से जितना चीन कर लेता है, तो यह भी गलत होगा। मेन रूप से आप कॉमन सेंस भी समझ रहे हो। और धान की खेती के अंदर क्षेत्र अधिकतम है, सिंपल। आप जहाँ पानी वहाँ धान। कोई मुझसे पता धान के लिए क्या जरूरी, मैं कहा पानी, जहाँ पानी वहाँ धान। तो आप पानी देखो, इतना लंबा समुद्र तट है, इधर से तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, धान ही धान है। जहाँ पंजाब में पानी की कमी है वहाँ भी धान है। समझ रहे हो आप? कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती क्षेत्र की तुलना में अधिक है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। थर्ड वाले में आप फंस सकते हैं, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार कथन 1 और 3 सही है। तो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे इज इम्पोर्टेंट। इन आंकड़ों के अनुसार तिलहन की कृषि ज्वार की अधिक क्षेत्रफल पर होती थी, इसलिए कथन 2 गलत है। तिलहन की कृषि ज्वार से अधिक क्षेत्रफल पर होती थी और होती है और होती रहेगी कई वर्षों तक, क्योंकि तिलहन एक तरफ केवल ज्वार है, एक तरफ हाँ मोटे अनाज एक तरफ दे देते, एक तरफ तिलहन दे देते, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था कि हाँ मोटे अनाज में भी कई चीजें आती हैं। चलिए 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? संरक्षण कृषि। अब आप कहोगे अब तो हम प्रो हो गए सर, अब तो हम बताएंगे आंसर क्या है। संरक्षण कृषि में कौन आएगा? एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। अब कहोगे क्वेश्चन तो मुझे समझ में आया सर, लेकिन परिहार क्या होता है? हम कहेंगे यही हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम में प्रॉब्लम क्या होती है? हम पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर हम इंग्लिश में इस परिहार को देखते हैं जाके कि इंग्लिश में क्या है, फिर तब तक इंग्लिश वाला करके चला जाता है क्वेश्चन, कहता है हम तो हो गए। हम यही देखते रह जाते हैं कि हिंदी में परिहार है, इंग्लिश में ये है, फिर इसका आंसर क्या होगा, मतलब क्या है। तो ये भी समस्याएं हैं। न्यूनतम जोत को अपनाना, तो ये तो आप कर देंगे सही है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, फिर परिहार, हमें तो परिहार का मतलब नहीं पता, आपको शायद पता हो। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तन को अपनाना। इसका आंसर वही परिहार वाला अगर हटा दें तो आंसर सही हो जाएगा। परिहार परिहार हटा दो, बाकी 2 4 5। परिहार का मतलब होगा उसको अपनाना, एक धान्य कृषि पद्धति को अपनाना। तो अभी पीछे देखे थे, ये स्टेटमेंट पीछे भी आया था कि एक धान्य कृषि को हम पद्धति को हमें नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि कई फसल उगानी चाहिए। पहले धान उगा लिया, फिर गेहूँ उगा लिया, फिर मक्का लगा दिया, कहीं सरसों उगा लिया, कहीं गन्ना उगा लिया, सब कुछ उगाओ। केवल यही नहीं कि गन्ना, अगले साल गन्ना, फिर गन्ना, फिर गन्ना, फिर गन्ना, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ गया। बागानी फसलों की खेती का परिहार, इससे कोई लेना देना नहीं। आगे चलते हैं। संरक्षण कृषि पद्धति के अंतर्गत, और जो भी ये कृषि के तुम पढ़ रहे हो, ये इतना इतना लंबा, ये सब मेंस में भी काम आएगा। संरक्षित कृषि पद्धति के अंतर्गत संसाधन संचरण तकनीक की सहायता से
टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन किया जाता है। संरक्षण कृषि में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता या फिर कम से कम जुताई की जाती है। अभी ऊपर पढ़ के आए थे, नो टिलेज, जीरो जुताई, शून्य जुताई, जिससे फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा को ढका रहना आवश्यक है। संरक्षण कृषि में फसल विविधीकरण, फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है, जिससे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखें। ये कहा जाता है हर 2 फसल के बाद आप अगर पल्सेस लगा देते हैं, दालें लगा देते हैं, तो दालें जो हैं वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती हैं, नाइट्रोजन को उसमें बढ़ा देती हैं। संरक्षण कृषि में कृषि रसायनों, कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग करना चाहिए। संरक्षण कृषि की तकनीक को अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील इत्यादि देशों ने बड़े स्तर पर अपनाया है। विश्व में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 8.5% क्षेत्रफल में ये होती है। संरक्षण कृषि के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कई संसाधन संरक्षण तकनीकें अपनाई गई हैं। ये स्टेटमेंट अगली बार आ सकता है। लेजर लेवलर, रेस्ड बेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर से शून्य जुताई, बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर, फसल संसाधनों का प्रबंधन सुचारू रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि को में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी, कृषि में ज़्यादातर क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड आ रहे हैं कि संरक्षण कृषि हो गई, जीरो टिलेज हो गई, पानी का कम उपयोग कैसे करें, तो मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं, तो यही सब पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? भूमि की कम या शून्य जुताई, यस। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। फिर आप कहोगे सर ये तो मजाक हो गया, 1 और 3, तो ये दोनों स्टेटमेंट पीछे के ही हैं। भूमि की कम या शून्य जुताई पीछे पड़ा था, फसल अवशेष को खेत में ही रहने दो, जिसे मैंने बोला था कि नीचे का जो पानी है वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसके ऊपर हमने फसल अवशेष की एक लेयर चढ़ा दी। जिप्सम का कोई लेना देना नहीं है। भूमि की कम या शून्य जुताई, फसल अवशेष को खेतों में ही रहने देना जल संरक्षण में सहायता देता है। सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग इस संदर्भ में प्रभावी नहीं है, वो वैसे भी अलग टाइप का है, बाकी दोनों अभी पढ़ के भी आए थे। तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ये वाला ही रिपीट था, 2 स्टेटमेंट इसके। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, लेपित होना चाहिए, आलेपित नहीं, के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? नीम कोटेड एरिया को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो पहले नीम कोटेड एरिया आया, फिर अभी बोतल में यूरिया आ गया, क्या बोलते हैं उसे? लिक्विड यूरिया। मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाता है, या नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, या नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती, या फसलों की एक अपत्रणनाशी और उर्वरक संयोजन है। तो ये बी सही होगा, ये करंट अफेयर्स में था। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जब नीम लेपित यूरिया आई, नई सरकार आई थी, उसके बाद इसको पढ़ने की भी उतनी आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाओ पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्यास की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो ये करंट अफेयर्स का है, ऐसे कोई पहल आए, ऐसा कोई इंसेंटिव आए तो आपको याद रखना चाहिए। अब निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। तो पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियों और उनसे संवर्धित परिदृश्य कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। इस प्रकार अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेत की हैसियत प्रदान करना। कौन सा सही है? अब आप इसको समझ के यही कह रहे होंगे कि सर अपने को तो पता नहीं है, ठीक है, केवल 2 होगा बाकी नहीं। तो ये स्टेटमेंट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अगर कोई करंट में ऐसा कोई पहल, ऐसी कोई इंसेंटिव, ऐसी कोई स्कीम आ रही है तो उसके बारे में आपको उसका लक्ष्य क्या है,
वो पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, क्यों लाई जा रही, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्यों लाई जा रही, क्या उद्देश्य है उसका। ठीक है, तो इसके पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये उस समय की करंट अफेयर्स में था। फिर गन्ना आ गया। गन्ना तीसरी बार आ रहा है। देखो, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, का क्या महत्व है। गन्ना कितना महत्वपूर्ण है, 10 साल में 3 बार आ चुका है, बताओ। अभी तो 2014 पे है, अभी तो 2011 तक जाना है हमें, हो सकता है एक बार और पूछते हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, का क्या महत्व है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। नंबर 2, इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी उपयोग हो सकता है। नंबर 3, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 4, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरा सस्यन की ज़्यादा गुंजाइश है। कौन सा सही है, 1 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4। तो हमें पता है इसका बी आंसर सही होगा, मैंने पहले ही गोला कर दिया। तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत है, ये गया, ये गया। तीसरे गलत होते ही हमें आंसर मिल गया, क्योंकि उसने क्या बोला, रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ पे कोई नेचुरल एग्रीकल्चर की बात थोड़ी हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात थोड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। आप पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम 2013 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कर लेंगे विचार, क्या दिक्कत है। कपास की बात कर रहा है, मूंगफली की बात कर रहा है, धान की बात कर रहा है, गेहूं की बात कर रहा है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। कर देना मजाक, कर देना बच्चों वाली बात। बच्चों वाली बात करेंगे ही क्योंकि 2013 में है। 2025 का पेपर आप उठा के देखोगे वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, 24 25 23 किसी का भी उठा के देखो। तो खरीफ की फसलें कौन सी हैं। तो धान तो खरीफ की फसल है, गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। तो चौथा गया क्योंकि गेहूँ नहीं है, चौथा गया क्योंकि गेहूँ नहीं। धान है, दोनों में है। तो मूंगफली है क्या, यस मूंगफली भी है। कपास है क्या, कपास भी है। तो 1 2 3 आंसर हो जाए। मतलब पहले तो खरीफ पूछ दिया, इतना आसान। फिर गेहूँ दे के पूछ दिया, और गेहूँ दे के 2 कट भी करा दिए। तो उसने कहा 2 ही बचे हैं भाई, 2 पे तुम्हें दिमाग लगाना है, बाकी तो हमने पहले ही इतना आसान कर दिया कि आप 2 कट कर दो। ठीक है, तो ये टेबल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। खरीफ क्या होती है, कौन से महीने में उगाई जाती है, बाकी एनसीईआरटी में हमने विस्तार से पढ़ा ही है। 2012 में चलते हैं। भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही इस पादप का क्या महत्व है। महत्व क्या है, लक्ष्य क्या है, लाभ क्या है, यही सब पूछा जा रहा है बार बार। तो इसका महत्व क्या होगा, यह मृदा चरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। तो आपको लगेगा आप इतने समझदार हो गए हो इतने क्वेश्चन करके इसी वीडियो में, भाई बात तो सही है, पहला तो सही होगा। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, इसमें पोषकीय मान होता है। यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। कौन सा सही है, पहला तो आपको सही लग रहा है, पहला सही लग रहा है तो ये कट कर दो। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। सी बकथोर्न क्या स्रोत है, तो ये करंट अफेयर्स में होगा, आपको अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, लेकिन ये इसका स्रोत नहीं है। दूसरा गलत कर दो, दूसरा गलत, तो ये भी गलत कर दिया हमने। इसमें पोषकीय मान होता है, उच्च तुंगता, ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन हम सही कर देते हैं, आंसर सी। ठीक है, पहला भी गलत। समुद्री बकथोर्न एक पर्णपाती झाड़ीदार पौधा है, तो पर्णपाती है ये भी ध्यान रखिए, अगली बार क्वेश्चन पर्णपाती से और सदाबहार से कई पूछे गए हैं। इसकी शाखाएं घनी कठोर कटीली होती हैं, जड़ें तीव्रता से व्यापक सतह पर फैल जाती हैं और स्थलीकरण को रोकता है। भारत के हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र दक्षिण भारत की उच्च तुंगता वाली घाटियों में होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, हिमालय की उच्च तुंगता का स्थानीय प्रजाति है। ये लाइन जहाँ भी स्थानीय आए, स्थानिक आए, आपको तुरंत नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी शीतोष्ण जलवायु ये कहाँ कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फल पोषणी खाने योग्य होते हैं, जूस तैयार करने तथा जैम, चाय, चिकित्सीय उपयोग में भी कई उपयोग हैं चिकित्सीय उपयोग के।
सी बात तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। हो सकता है कई बार फिर से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो आप इसको गलत करके मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, चिकित्सीय उपयोग भी है इसका, ठीक है, फल खाने योग्य भी है, जैम चाय भी तेल सब बनता है, जूस भी तैयार होता है, ठीक है, व्यवसायीकरण हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अद्भुत पौधा है, ठीक है, लद्दाखी पौधा, सुनहरा पौधा, सोने की खदान जैसे अन्य चर्चित नामों से भी जाना जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? अगर ये दोबारा आ गया तो मैं यही वाला कट करूंगा वीडियो और तुरंत आपके पास सामने पेश कर दूंगा, देखो मैंने बोला था, आया है आया है आया है। यही कोचिंग कर वाले करते हैं, ऐसे ही चलती है कोचिंग, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, वरना मैं तो दिखा दूंगा कि देखो मैंने बोला था, आएगा आएगा आएगा। फिर आप भी, आपके जैसे कई और होंगे जो कहेंगे ये मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, इसको देखो ये वाला आया था, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए जीवन में, वरना सीरियस तो पूरे दिन रहते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती आसान क्वेश्चन, सीधे एनसीईआरटी से। नगदी खाद्य दोनों नगदी खाद्य दोनों का साथ साथ खेती नहीं, दो या दो से अधिक शस्यों की एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल है, बी वाला नहीं सही होगा, सी वाला सही होगा, हाँ सी वाला सही होगा, ठीक है, सी वाला सही होगा। पशुपालन और कृषि एक साथ करो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। शस्य उत्पादन और पशुपालन साथ साथ, बस इतना याद रखो आप। बस पशुपालन में भेड़ पालन, दुग्ध उद्योग की कई चीज़ें आ सकती हैं, मुर्गी पालन वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर, फिर आ गई। उपयुक्त में से कौन से दलहन चारा हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं? जो दलहन, तो दलहन में तो आप तीनों रख सकते हो, चारा, चारा तो कुछ भी खिला दो, हरी खाद तो डी वाला सब कुछ सही है, ठीक है, क्योंकि हरी खाद मतलब तीनों हरी खाद हैं, तीनों चारा के लिए प्रयोग हो सकती है, दलहन तो है ही तीनों। लोबिया बीन्स की तरह अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय एक महत्वपूर्ण फलीदार दलहनी फसल है। लोबिया एक सूखा सह फसल है, उष्णकटिबंधीय शुष्कता की अच्छी तरह फसल परिणाम नहीं दे पाता है। लोबिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का समुदाय की फसल है, अपनी जड़ों के ठीक। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए, लोबिया पे क्वेश्चन फिर से आ सकता है, क्योंकि लोबिया हाल में चर्चा में है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आप बताइए लोबिया क्यों चर्चा में है, लोबिया क्यों चर्चा में है। स्पेस की कुछ बातें हो रही हैं आजकल। लोबिया की खेती परंपरागत फसलों के साथ साथ चारे के उपयोग के लिए भी की जाती है। मूंग एक फलीदार दलहनी पौधा है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है। मूंग भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है, याद रखिए। मूंग का उत्पादन मुख्य रूप से भारत, चीन, दक्षिण एशिया में किया जाता है। मूंग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए तीनों इम्पोर्टेंट है। अरहर बारहमासी फलीदार फसल है, उष्ण पोषण में मिलती है, भारत, म्यांमार, उगांडा सभी देशों में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड ये आपको पता ही होगा, प्रोटीन का साथ से आपको पता ही होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी उपयुक्त प्रश्न का सही विकल्प ए दिया गया है। गजब, ए क्या दिया गया है? 1 और 2, 3 को नहीं माना यूपीएससी ने, ऐसा थोड़ी होगा, अरहर भी तो है। खैर मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का आंसर ए है, ठीक है, उसने अरहर को नहीं माना है, बाकी हमारे लोगों के हिसाब से ठीक है। तो यूपीएससी ने क्या बताया? यूपीएससी ने ए बताया, केवल लोबिया और मूंग की बात की है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा, कर लेंगे विचार। कौन सा प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? वर्षा आधारित कौन सी फसल होगी? तो इसमें पता डी, तीनों फसल वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित फसलें भारत में खरीफ फसल के रूप में जानी जाती हैं। ये फसलें जुलाई में बोई जाती है, सितंबर के अंत में, अक्टूबर में काट ली जाती हैं। धान अथवा चावल, आप याद कर लें इन सबको, फिर से आ सकता है। धान या चावल, ज्वार, मंडुआ, फिंगर मिलेट बोलते हैं, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, कपास। याद क्या रखना है? याद ये रखना है, जो ज्वार है वह क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, यानी गेहूं और चावल के बाद ज्वार तीसरे नंबर पे आता है खाद्यान्न फसल के रूप में।
खाद्यान्न फसल के रूप में। ये स्टेटमेंट आपका कभी भी टपक सकता है यूपीएससी। नेक्स्ट चलते हैं 2011 में। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों की युग में से कौन सा उपयुक्त है? गंगा के निचली मैदानों में, तो इसने खुद ही बोला है वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान आर्द्र बनी रहती है। कौन सा होना चाहिए? जूट, कपास, गेहूँ, धान, कपास, गन्ना, गेहूँ, चावल। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, धान और जूट। जूट वेस्ट बंगाल में खूब पाया जाता है और धान भी वेस्ट बंगाल में खूब पाया जाता है। गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार शामिल है। यहाँ की उच्च ताप आर्द्र जलवायु धान एवं जूट के लिए आदर्श है। तापमान 20 से 25, 150 से ज़्यादा वर्षा, सस्ता श्रम, उपजाऊ जलोढ़ मृदा, जूट के लिए आदर्श। ये धान के लिए है, ये जूट के लिए आदर्श दशाएं। जलोढ़ मृदा 20 से 40 डिग्री, 80%, उच्च वर्षा, सस्ता श्रम, दोनों फसलें जरूरी है। जबकि गेहूँ क्या है? गेहूँ मौलिक रूप से मध्य अक्षांशीय घास भूमि की फसल है। उपज है ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ये सब हमको पता है, एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। और कपास भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पाला रही तो उसको दिन चाहिए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खनिज ऊर्जा संसाधन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप एक बार लाइक कमेंट अवश्य कर देना अगर आपको ठीक लगा हो तो। सब्सक्राइब कर लें, नए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने अनुसार जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं वह जाकर उठाइए। और आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो हम लेकर चले आएंगे। कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है टेलीग्राम की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।